हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जेई मेन और जेई एडवांस की एग्ज़ाम्स जुलाई और अगस्त में होना शेड्यूल्ड थी, वो अब पोस्टपोन्ड होके सितंबर में शिफ्ट हो गई हैं। अब ये जो ऑलमोस्ट 60 डेज़ के आसपास का टाइम आपके पास है, उस टाइम में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नरेंद्र कोक। आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर बैक इन 2010 and since 2010 I have been teaching chemistry for last 10 years. अब देखो, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सी हो। तो इसके लिए मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। अब देखो, जो कैटेगरी 1 है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो कुछ ऐसी सी थी कि ये जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो मई में भी होता तो भी एक्चुअल में वो स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड थे, या ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन को लेकर बहुत सीरियस भी थे और साथ साथ में एक्चुअल में जो अपनी इंस्टीट्यूट के टेस्ट या जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनमें वो बहुत अच्छा भी कर रहे थे। सीरियस तो देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस होते हुए भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका जो स्कोर है वो अपनी इंस्टीट्यूट के टेस्ट में बहुत अच्छा भी था और साथ साथ में उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी थी। ऑलमोस्ट सभी जो चैप्टर्स हैं वो उनके एकदम क्लियर थे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट 60 डेज में क्या करना चाहिए? तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो ये है कि देखो, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना ही करना चाहिए। जैसे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हैं, उसकी रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो फैक्ट्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो हो सकता है टाइम के साथ आप भूल जाओ, तो बेटर उसके साथ हमेशा टच में रहें। इसके साथ साथ जैसे कुछ लेफ्ट आउट चैप्टर्स हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक वाला पार्ट भी, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट भी हो सकता है कि उतना अच्छे से नहीं पढ़े हों। ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स हैं उनमें हो सकता है उन्होंने पढ़ाई तो की होगी अच्छे से, लेकिन उतना कंफर्टेबल या उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होंगे। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनको भी डेफिनेटली उनको दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि ड्यूरिंग 12th एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ ली होंगी बोर्ड के पर्पज से, लेकिन हो सकता है तुमने 11th की एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी हो, तो वो भी जो है वो तुम्हें पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा डेवलप होती है, और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो वैसे भी हेल्पफुल होती हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जेई में, इनफैक्ट जेई मेन में, जेई एडवांस में इन एनसीईआरटी बुक्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री की भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास खूब टाइम बचा हुआ है। इसके साथ साथ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली जो फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए,
क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो मेन फोकस है वो थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करने में होना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ वो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर है, आपको आइडिया है कॉन्सेप्ट्स का, तो आप केवल और केवल इस बात पे फोकस कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार कुछ पार्ट ऐसा होता है जो थ्योरेटिकल भी होता है, तो ऐसे जो पार्ट है जैसे मान लो सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो डेफिनेटली थ्योरेटिकल है। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें लास्ट में जैसे कोरोजन है, बैटरीज हैं, तो उनमें भी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे तुम्हें थ्योरेटिकल फैक्ट्स को याद रखने की जरूरत हो, तो वो भी डेफिनेटली उस थ्योरेटिकल पार्ट वाले बात में ही आते हैं, तुम्हें उस थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल टेस्ट अटेम्प्ट करें रादर देन सम पार्ट टेस्ट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स। जो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स हैं वो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मान रहा हूं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ठीक ठाक प्रिपरेशन की है, और ऐसे मान लो जैसे कि उनकी पॉसिबिलिटी जेई में सेलेक्ट होने की ऑलमोस्ट थी, मतलब वो जैसे बॉर्डर लाइन टाइप केसेस थे, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअल में काफी हद तक प्रिपेयर्ड तो थे लेकिन फिर भी जो है वो एग्जाम से पहले थोड़ा सा ऐसे डरे हुए से थे, सहमे हुए से थे, और उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये था कि कुछ पार्ट किसी सब्जेक्ट के या कोई सब्जेक्ट हो सकता है उनका हल्का फुल्का वीक हो। जैसे मान लो यदि सभी जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, लेकिन मान लो 3-4 चैप्टर या 5-7 चैप्टर भी तुम्हारे वीक हो तो मन में ऐसा से चलता रहता है एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले कि क्या पता इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरा वीक है, इसमें से ही क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो ये कि जो अपने वीक टॉपिक्स हैं जिनको तुम वीक मानते हो केमिस्ट्री में, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, उन जो वीक टॉपिक्स हैं उनके थ्योरी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से उनको पढ़ें। फिर सेकंड, देखो कोशिश करें कि सेम ही जो मटेरियल, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार ऐसे कोशिश करते हैं कि मैं और डिफरेंट मटेरियल कर लूं और डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अटेम्प्ट कर लूं, नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं, लेकिन ये वेल एंड टेस्टेड है कि एक्चुअल में आप उसी मटेरियल को, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और ये एक्चुअल में तुम इस फैक्ट से समझ भी सकते हो कि जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई बार 12th के साथ नहीं सेलेक्ट होते और वो 12th के बाद रिपीट करते हैं। अब वो जो बच्चे रिपीट करते हैं वो एक्चुअल में फाइनल एग्जाम में काफी अच्छा करते हैं, और उसका सबसे सिंपल रीजन यही है कि वो जब रिपीट करते हैं तब उन्हीं चीजों को वो दोबारा से पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों को वो दोबारा से पढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि सेम ही मटेरियल, सेम ही जो क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहिए, ना कि बहुत नए मटेरियल, नए क्वेश्चंस, है ना, कुछ टफ क्वेश्चंस, है ना, उनके पीछे भागने की कोशिश करके अपना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट, जैसे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ माइक्रो कोर्सेस का मतलब कुछ सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, या मान लो सपोज सम सब्जेक्ट, उसके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि केवल फिजिकल केमिस्ट्री हो या केवल इनऑर्गेनिक हो। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा फील है कि मेरा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो ऐसा कोई छोटा सा कोर्स हो जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई जाए, या उसके जो है वो कुछ वीडियो लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हो, तो ऐसे माइक्रो कोर्सेज भी ऐसे बच्चे ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा देखो कैटेगरी 1, 2, 3 मैंने ऐसे डिवाइड किया है, लेकिन एक्चुअल में जो वो ये काफी सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है,
तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ओवरलैप भी करें, कि वो कैटेगरी 1 में जो कुछ पॉइंट्स थे वो हो सकता है कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हो। जैसे मान लो सपोज तुम यदि ऐसा मानते हो कि तुम कैटेगरी 2 टाइप स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास यदि टाइम हो, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट किया कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, तो तुम्हारे पास भी यदि टाइम हो तो तुम्हें भी जो है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। बाकी ये डेफिनेटली जो है वो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि उनको टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट के बेसिस पे या फुल टेस्ट देने चाहिए, और एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका रिवीजन करना चाहिए, और जो ऐसा पार्ट हो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा जिसमें कि आप प्रॉब्लम सोल्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम सोल्व करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत सब स्टूडेंट्स के लिए हल्के फुल्के कॉमन हो सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जो कैटेगरी है वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है, कि अगले जो है मान लो 20 डेज 30 डेज तुम नहीं पढ़ाई करो, सब चीज़ें भूल जाओ, तो तुम कैटेगरी 1 में थे, उसकी वजह हो सकता है तुम कैटेगरी 2 में आओ, तो ऐसा तो मत करना। फिर जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कैटेगरी 3 में जिन बच्चों ने जो है वो लेट से 12th तक कोई फाउंडेशन कोर्स या जेई की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी थी, जस्ट इस ईयर में वो बोर्ड का एग्जाम दिए हैं। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th 12th में किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे, जिन्होंने एक्चुअल में जेई की प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग में एडमिशन लिया तो था, लेकिन पिछले 2 साल में केवल जिंदगी जी हो और पढ़ाई बहुत कम की हो, और उनको अभी ऐसा लगता हो कि एक्चुअल में अभी जो टाइम बचा है उसमें मैं थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन करके जेई मेन में अच्छा कर सकूं। तो थर्ड जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी बोर्ड का एग्जाम दिया है, इससे पहले कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी थी, कोई जेई के प्रिपरेशन का एक्सपोजर उनको नहीं था, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जेई की कोचिंग का एक्सपोजर तो था लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने जेई की जो कोचिंग है वो ज्वाइन ही कर रखी थी और पढ़ाई थोड़ी कम की हो या काफ़ी कम की हो। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा जो सजेशन है वो ये है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो अभी उनके पास यदि मान लो कोई नोट्स अवेलेबल है तो उनको सिंपल खुद से पढ़ के थ्योरी को समझ सकें और अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। उनके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ये होगा कि वो कोई क्रैश कोर्स जैसा चीज़ ज्वाइन कर लें जो कि अगले 2-2.5 महीने तक उनको गाइड करे, जिसमें कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया से जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इस तरीके से अवेलेबल हों कि वो टॉप चैप्टर वाइज तो हो ही हो, साथ साथ में चैप्टर में भी ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज हो कि जैसे मान लो सपोज मैं एक चैप्टर की बात करूं, लेट से रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है उसमें हो सकता है किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करना आता है बट उसको रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं आता। तो यदि उसको जो क्रैश कोर्स में वीडियोस अवेलेबल हैं वो इस तरीके से अवेलेबल हो कि ये जो वीडियो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का है, ये जो वीडियो है ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस का है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि मान लो उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैलकुलेट करना आता तो वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाला जो वीडियो है वो देख लेगा। क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी उसके पास जो वो एक्चुअल में एक लिमिटेड टाइम ही अवेलेबल है। तो आपको जो है वो डेफिनेटली ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें जिसमें कि वीडियोज़ में थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो और साथ साथ में जो वीडियोज़ हैं वो चैप्टर वाइज एंड देन चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो, सब डिवाइडेड हो। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़े जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में अराउंड 13 के आसपास चैप्टर हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक में भी लगभग इतने हैं, तो ऑलमोस्ट 35 to 40 चैप्टर्स तो केमिस्ट्री में ही हो जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट है कि सब जो चैप्टर्स हैं वो इन 60 डेज जो रिमेनिंग 60 डेज के आसपास टाइम है उसमें कवर कर सके। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करें। अब रही बात कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो
ये जैसे मान लो एक लिस्ट है और ये सभी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो उसको ध्यान से सुने कि जैसे मान लो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कुछ चैप्टर्स मैंने इधर लिखे हैं, कुछ चैप्टर्स इधर लिखे हैं। इसको फिजिकल केमिस्ट्री 1 और इसको फिजिकल केमिस्ट्री 2 लिखा है। अब जैसे जेईई मेन में क्या होता है कि 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन टाइप रहता है, तो ये जो चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले, इनमें तुम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जो फंडामेंटल हैं, जिनके बिना एक्चुअल में जहां वो रिमेनिंग केमिस्ट्री की समझ बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनमें एक जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 1 सेकेंड, जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना ठीक होना चाहिए क्योंकि उसके बिना पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, इन सब को भी समझना डिफिकल्ट होगा। गैसेस स्टेट है और केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें अच्छे से आएगा तभी जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह तुम समझ पाओगे। तो ये कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम। और डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूं कि 12th जिन बच्चों ने पास किए, 11th 12th में ठीक ठाक पढ़े, उनको सिंपल मोल का समझ तो होगा ही। डेफिनेटली मोल कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल चैप्टर है, बट मैं ये मान रहा हूं कि मोल का अंडरस्टैंडिंग तो उन बच्चों को होगा ही होगा। इसके अलावा जैसे जेईई एडवांस के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आयनिक इक्विलिब्रियम, ये थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि फाइनली एग्जाम में जितने क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए उतने ही सरफेस केमिस्ट्री से आ जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि इस कम टाइम में ऐसे चैप्टर्स पढ़े जाएं जो थोड़े से छोटे हों, जिनमें टाइम कम डिवोट करना पड़े और एक्चुअल में जो है उनका वेटेज इक्वल सा हो बाकी चैप्टर्स के। तो सरफेस केमिस्ट्री ऐसा सा चैप्टर है जो छोटा है लेकिन उसका वेटेज जो है वो इक्वल सा है। ऐसे ही सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो भी एक्चुअल में बहुत ही, तुम ऐसे कह सकते हो कि समझने वाला सा और बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। और अगेन उससे भी जो है वो नॉर्मली जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है वो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसमें भी कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होती है, जैसे डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले पे जो है बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है। डेल्टा जी नोड इक्वस टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा मान लो अपने को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो डेप्थ, तो एटलीस्ट जो है वो इन फॉर्मूलाज को जो है वो अच्छे से याद कर ले, मेमोराइज कर ले। इसके बाद जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ये जो स्पेसिफिकली इसमें ये जो 3 चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली ये जो 3 चैप्टर्स हैं, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये काफी फंडामेंटल है। इनफैक्ट इनमें से भी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने को आनी चाहिए, तभी एक्चुअल में बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd है, ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन अगेन जो तुम नहीं पसंद करते उनको जेईई मेन और जेईई एडवांस बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। और खूब सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनमें से आती हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। जैसे अभी जेईई मेन 2020 की बात करें, जनवरी अटेम्प्ट की, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो एक्चुअल में नॉर्मल जो सबसे बढ़िया चैप्टर होता है, सबसे बड़ा चैप्टर टाइप होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, इससे भी ज्यादा थे। जबकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ, ये जरूर है कि उसको तुम्हें मगअप करना पड़ेगा, उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अपने को बैलेंस करना है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं वो मेनली एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आती हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपने दिमाग में ये रहनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 1 या 2 चैप्टर करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट जेईई मेन में भी, जेईई एडवांस में भी आजकल ऐसी रिएक्शंस आती हैं जिसमें कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। फाइनली तुमसे ई के बारे में पूछेगा और ए से बी हो सकता है इस चैप्टर की रिएक्शन हो, बी से सी इस चैप्टर की रिएक्शन हो, सी से डी इसकी हो, डी से ई इस एरोमेटिक कंपाउंड्स की हो।
तो यदि तुम्हें साइमल्टेनियसली ये चारों चैप्टर नहीं आते तो हो सकता है तुम उस प्रॉब्लम का आंसर नहीं कर पाओ। हो सकता है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, ये चैप्टर तुम्हें आते हो, एरोमेटिक वाला नहीं आता, फिर भी जो उस प्रॉब्लम का आंसर तुमसे नहीं हो पाएगा, केवल और केवल इस बेसिस पे कि तुम्हें एरोमेटिक वाला चैप्टर नहीं आता। तो एक्चुअल में अपने वो कोशिश करनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड और ये यहाँ तक एमीन तक, ये जो चैप्टर्स हैं वो अपने बढ़िया होने चाहिए, एक साथ बढ़िया होने चाहिए, तभी जो है वो अच्छा स्कोर करने की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो अपने आप से। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दो पार्ट है, एक ये फंडामेंटल पार्ट भी है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और एक पार्ट है जो रिएक्शंस वाला है जिसको मेनली ब्लो केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल सकता हूं मैं। और ये ऐसा सा पार्ट है जो स्टूडेंट्स बहुत बार कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। हाँ, जेईई मेन जनवरी 2020 में कोई बच्चा यदि इस पार्ट को कंप्लीटली छोड़ के भी चला जाता है ना, तो भी तुम ऐसे कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 80% पेपर वो 100% एफिशिएंसी के साथ अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि एक्चुअल में जो जनवरी 2020 वाला जो पेपर था उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल और मेटलर्जी, इन्हीं से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी हैं और फंडामेंटल भी हैं, मतलब इनके बिना तुम ब्लॉक केमिस्ट्री समझ भी नहीं पाओगे और एक्चुअल में इन टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे ये जो चैप्टर्स हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जनवरी 2020 में इसके क्वेश्चंस नहीं आए तो अभी जो जेईई मेन का नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें भी नहीं आएंगे, लेकिन ये जो है वो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल है कि भाई इनके बिना तुम इनको समझ नहीं पाओगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो तुम ऐसे कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगे कि मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है तो वो ऐसे सोच सकता है कि ये जो चैप्टर्स हैं वो छोड़ दे। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो जो कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे थे उसमें जो पॉइंट था कि मोर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है और तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने, तो तुम्हें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ चैप्टर्स को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ते समय ये जरूर देख लें कि ये जो चैप्टर है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फंडामेंटल भी है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। फंडामेंटल होने का मतलब उस चैप्टर की तुम्हें समझ होगी तभी जो है वो दूसरा चैप्टर तुम समझ पाओगे। फिर इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो उनको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली जेईई मेन जनवरी 2019, अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 वाले पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, वही उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो ये हैं कि एक तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें बहुत अच्छे से, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत यूज़फुल होंगे। यदि किसी ने अभी भी नहीं प्रिपेयर किए तो उसको अभी भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि वही जो है वो लास्ट टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली जहाँ वो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि इसके बाद भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन यदि बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए तो शॉर्ट नोट्स जो है वो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होके जब शेड्यूल होगा उस समय जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि कुछ स्टूडेंट जो एनटीए के अभ्यास टेस्ट हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो ठीक टेस्ट हैं, एनटीए ने बनाए। फाइनल एग्ज़ाम को वो रेप्लिकेट भी करते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जैसी सी तुम्हें फील भी दे सकते हैं वो। तो वो जो एनटीए के अभ्यास टेस्ट हैं उनको भी तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि डेफिनेटली ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं इनमें तुम्हें मोटिवेटेड रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी वो हो सकता है काफ़ी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, बट देखो ये जो है वो एक नेचुरल है ना, प्राकृतिक आपदा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल इतना सा है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, लो मत फील करो और कोशिश करो कि वो जो प्रिपरेशन का मोमेंटम है
जो तुम्हारा पहले था वो मोमेंटम अभी भी बरकरार रहे, उस मोमेंटम को किसी भी हालत में ब्रेक ना होने दें। और एक लास्ट पॉइंट सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं उसमें अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से इमोशनली सपोर्ट करें, उनका जो है अच्छे से ध्यान रखें और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहें कि बेटा ये जो टाइम है वो भी बीत जाएगा, है ना। हर अंधेरी रात के बाद जो है वो उजाला होना ही है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, सेल्फ डिसिप्लिन रखें और जो अपना मोमेंटम था प्रिपरेशन का उसको बरकरार रखें। थैंक यू।